भूलते रहेंगे। जो आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं तमाम बच्चों के बारे में, हमारी महिलाओं के बारे में, वो क्वेश्चन इसलिए हो रहे हैं कि 5 सब्जेक्ट पर आपको मास्टरी करना है। मैं बहुत संक्षेप में पांचों को बोल रहा हूँ। कास्ट इज सोशो साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड। अब इतना प्रश्न का उत्तर हो जाता है, व्हाट इज द कास्ट? कास्ट इज सोशो साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड। अब इस पर आप सोचते रहिए, बहुत तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा, हु क्रिएटेड द कास्ट? ब्राह्मण फॉर हिज सेल्फ इंटरेस्ट दे क्रिएटेड द कास्ट। ये भी प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तीसरा, व्हाट वाज द पर्पस टू क्रिएट द कास्ट? बहुजन समाज को अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से गुलाम बनाए रखने के लिए और जन्म जन्मांतर तक गुलाम बनाए रखने के लिए, स्थिति को पैदा बनाए रखना, इसलिए व्यवस्था देना, उसका पर्पस था। तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाता है, पर्पस ऑफ द कास्ट। अभी चौथा और पांचवा, ये 2 सब्जेक्ट पर आपकी मास्टरी होना चाहिए, सभी महिलाओं की जिन्होंने लेक्चर दिया है, प्रतिभा और डॉक्टर मिथिलेश, और इसके बाद रेस्ट महिलाएं, इवन तीरथबाला, प्रियंका, गिरिजाधीर, में इन जो सारे बेसिक ट्रेनर्स हैं, कविता राठौर, हम चाहेंगे कि ये 2 सब्जेक्ट हु है। चौथा क्वेश्चन, हु कैन डिस्ट्रॉय द कास्ट? ये बहुत संक्षेप में मालूम होना चाहिए, चुटकियों में इसके प्रश्नों का उत्तर आपको प्रश्न मिले, उसका उत्तर देते हैं। क्योंकि मैंने तो उसको बहुत एलेबोरेट 6 पॉइंट में किया, किसी को 10-12 पॉइंट में किया है, पर लेकिन आपको कंसेप्ट माइंड में आपको बैठ जाना चाहिए। अच्छा, उदाहरण के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हु कैन डिस्ट्रॉय और एनिहिलेट द? कौन इसे नष्ट करता, कौन इसे जड़ मूल से नष्ट करता? पहला उत्तर तो ये आता है कि जिसने कास्ट बनाई वो इसे नष्ट कर सकता है। कास्ट जिसने बनाई तो बनाने वाला उसे नष्ट भी कर सकता है। अगर भगवान ने बनाई है तो भगवान बनाने वाले नष्ट करना चाहिए। अगर ब्राह्मण ने कास्ट बनाई है तो ब्राह्मण ने भी नष्ट करने की क्षमता होना चाहिए। अगर वो ब्राह्मण बना सकता है, नष्ट नहीं कर सकता, तो उससे बड़ा नालायक और कोई है नहीं। आप इसको बड़ा मजाक में कह सकती हो कि अरे ब्राह्मण, तूने कास्ट तो बना दिया पर तू नालायक ठहर रहा है कि तू कास्ट को नष्ट नहीं कर सकता। दूसरा, एक कास्ट के बेनिफिशियरी कौन कौन है? ब्राह्मण, बनिया और जमींदार सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी, जिसे हम 15% बोलते हैं। मराठी में सेठ जी, भट जी, लाट जी बोलते हैं। ब्राह्मण, बनिया, जमींदार, ब्राह्मणिज्म, कैपिटलिज्म एंड फ्यूडलिज्म, ये आइडियोलॉजिकल वर्ड। ये ब्राह्मण, बनिया, जमींदार बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम। जाति व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ देने वाला, जो आर्थिक लाभ है उस जाति व्यवस्था से मिलता है। तो एक दूसरा प्रश्न का उत्तर भी हो जाता है। तीसरा एक और है कि इस देश की राज सत्ता अगर चाहे, मोदी अगर चाहे तो वो अपने अंदर से अपने ऊपर ओबीसी का लगा हुआ धब्बा भी मिटा सकता है, पर वो नालायक है। मैं पार्लियामेंट्री वर्ड यूज कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो नालायक है, क्योंकि वो लायकी नहीं दिखा सकता, वो नालायक। दूसरे उस पर विश्वास करें, पर आप अपनी लायकी दिखाइए। इस देश से जात पात को नष्ट कर सकते, कर सकते। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, यहाँ के राज सत्ता वाले इसे नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? इसलिए ये पॉलिटिकल फोर्स भी नष्ट नहीं कर सकती। अभी इसके बाद हो जाता है, ये तो बेनिफिशियरी ऑफ सिस्टम हो गई। अब विक्टिम, जिसको नुकसान हुआ है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ, उसमें से कौन कौन सी ताकतें हैं ये देखें। एक तो लाभ लेने वाली ताकतों को देखा। दूसरा, नुकसान देने वाली जाति व्यवस्था ने जिसको नुकसान पहुंचाया है, अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है, उनमें से कौन? ऑर्गेनाइज इंडिपेंडेंट फोर्स ऑफ द बहुजन समाज। जो बलि पड़ा हुआ या हानि उठाया हुआ समाज है, अगर वो इंडिपेंडेंट फोर्स बने, प्रॉब्लम, हम मनुवादियों से लड़ना चाहते हैं, हम मनुवादियों से सहायता लेकर लड़ेंगे, नहीं लड़ाई होती। दुश्मन से लड़ना है, उसे सहायता लेकर नहीं लड़ा जा सकता। तो एक ये कि हमें अपने बलबूते पर ताकत बनाने, लड़ने वाला एक, लेकिन ये बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमें हजारों जातियों बांट दिया है, हम जाति की दीवारों को कमजोर नहीं कर पा रहे। पर लेकिन ये सत्य है कि जिस दिन बहुजन समाज, ऑर्गेनाइज इंडिपेंडेंट फोर्स ऑफ द दलित, शोषित, पीड़ित समाज, इस ब्राह्मणवाद व्यवस्था की सरकार लोग अगर संगठित होने की स्थिति में आ गए, तो मनुवाद को मैदानी जंग परास्त कर सकते। चाहे वोटिंग पावर हो या फिजिकल पावर, कल्चरल पावर हो, हम हर हालत में मनुवादी ताकतों को परास्त कर सकते हैं। लेकिन
ये भी एक अल्टरनेट है, कैसे नष्ट की जा सकती है, कास्ट को एनिलेट और डिस्ट्रॉय कैसे किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट एक बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, ऑर्गेनाइज इंटेलेक्चुअल फोर्स among victims of the social system through social transformation। ये हम ऑर्गेनाइज इंटेलेक्चुअल क्लास, आपने हमारे बीच में से मेरे द्वारा कई बार सुना होगा कि मैं NCIC का नाम लेता हूँ। NCIC वर्ड को नोट कर लीजिए, NCIC, NC नेशनल कोऑपरेटिंग, IC माने इंटेलिजेंस क्लास, नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास। अगर ये बहुजन समाज का इस सुशिक्षित समाज ऑर्गेनाइज हो जाए, और जिस समाज का इंटेलेक्चुअल क्लास ऑर्गेनाइज हो जाता है, वो दिशा देने वाला बन जाता है। दिशा देने बनेगा तो हम बहुजन समाज इकट्ठा हो सकते हैं, हमारी ताकत बन सकती है। तो पे बैक टू सोसाइटी ने NCIC नेशनल कोऑपरेटिंग इंटेलिजेंस क्लास बनाने का भी निर्णय लिया। दूसरा, ऑर्गेनाइज डी कास्ट लीडरशिप। हमारे बीच में जो लोग अलग अलग पॉलिटिकल अम्बेडकराइट पॉलिटिकल पार्टी के शिकार हैं, वो जात जीते हैं। वो इसलिए जात जीते हैं कि वो जात जानते हैं। जो जात जानेगा नहीं, जीता रहेगा, वो जात को नष्ट करने वाला पॉलिटिकल फोर्स नहीं बन सकता। हमारे बीच में से अपवाद के बारे में दो चार लोग को छोड़ दीजिए, अधिकांश 95% लोग हमारे जो लीडरशिप है वो जात जीते, जानते भी नहीं है। मैं स्पष्ट तौर से बोल रहा हूँ, गर्व की या ईगो की बात नहीं है, एक्चुअली वो जानते नहीं, इसलिए कास्ट को वो हैंडलिंग नहीं कर सकते। अगर इसलिए एक संभावना व्यक्त की गई है, अगर डी कास्ट लीडरशिप हम इमर्ज करा सके, डी कास्ट लीडरशिप अगर हम इमर्ज करा सके, इसमें से उत्पन्न करा सके, तो एक पोटेंशियल फोर्स सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के अलावा पैरेलल फोर्स तैयार हो सकती है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप कर सकती है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट वो जमीन तैयार कर, जहां से डी कास्ट कैडर बने और उसी में से डी कास्ट लीडरशिप पॉलिटिकल। हमारे मैडम मल ने प्रश्न, पॉलिटिकल प्रश्न किया था, यहाँ से उनके उत्तर में हम सजा से जी जो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के बारे में खुद कास्ट के शिकार बनकर काम कर रहे हैं, और कास्ट को अगर अच्छी तरह से जानते तो कास्ट को हैंडलिंग कर लेते। सादा उदाहरण, अगर कास्ट को हैंडलिंग करना सीख गए होते, कांसीराम जी जब तक जिंदा रहे तब तक तो कास्ट हैंडलिंग होती रही, पर कास्ट उनके जाने के बाद 2006 के बाद कास्ट को हैंडलिंग कर पाना, उनके प्रभाव से कास्ट का फायदा तो ले लिया हम, पर उनके जाने के बाद हम कास्ट को हैंडलिंग में कहीं तो भी कम पड़े। इसी चीज का तो कारण बना पे बैक टू सोसाइटी का जन्म, कि हम इसको दोबारा रिवाइव करने की गरज हमें इसीलिए पड़ी कि हम कहीं तो भी कास्ट को समझने में कम पड़े। तो ये पांचवा प्रश्न डी कास्ट लीडरशिप का, ये बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि हम जो आप लोगों को कास्ट को समझ रहे हैं, जिस प्रमाण में आप कास्ट समझोगे, उस प्रमाण में आप कास्ट की तीव्रता को अपने अंदर कम करोगे। जब कास्ट को जितने ज्यादा समझने की बात आएगी, आप अपने अंदर का कास्ट का प्रबलता को कम करोगे, और रेशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग आपके अंदर पैदा हो, जहां से कास्ट भागना शुरू। अंधविश्वास और पाखंड आप अपने पास नहीं पटकने दोगे, नहीं रहने दोगे, आप अच्छा इंसान बनना शुरू करोगे। स्त्री और पुरुष कोई भी बेहतर इंसान बन सकता है, ये संभावना है, और इसी संभावना को ध्यान में रख के हमने ट्रेनिंग कैंप महिलाओं में पैदा करने की कोशिश की, और हमने साल के आखिर तक 200 ट्रेनर बनाने का स्वप्न रखा। तो ये पॉइंट, अगर आप लोग अपने अंदर की कास्ट को कमजोर कर पाए, इसी का नाम डी कास्ट। डी कास्ट वर्ड समझ में नहीं आता, आपने अभी कास्ट जी रहा है तो कास्टियस कहलाएगा, जातिवादी आदमी कहलाएगा। हम जाति को कम कर रहे हैं, अपने अंदर कास्ट को कुछ हद तक मारते जा रहे हैं, कम नष्ट करते जा रहे हैं। इस स्थिति को हम डी कास्ट कहते हैं, और ऐसा व्यक्ति हर एक का विश्वास पात्र बनता है। अगर आप अपने अंदर से कास्ट को कमजोर करते चलोगे, तो आप महिलाओं को जोड़ने में ज्यादा कामयाब हो। डी कास्ट पर्सनैलिटी हमारे समाज में बहुत बड़ा अट्रैक्शन का कारण होता है, चुंबक बनता है, मैग्नेटिक फोर्स बनता है। डी कास्ट पीपुल मैग्नेटिक फोर्स में तब्दील होने में देर नहीं लगती। इसलिए जो कास्ट को नष्ट कर सकता है, डी कास्ट लीडरशिप कर सकता है। ये पॉइंट समझना, समझाने वालों को समझना भी जरूरी है, और समझ रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है।
क्योंकि कास्ट बहुत बड़ा कठिन सब्जेक्ट है। मैं तो आपको बहुत 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर ये सारी चीजें समझा रहा हूँ। मेरे पास समय कम है और आपको 45 मिनट से पहले 40 हुए, 2 या 3 मिनट में मेरे को हाउ द कास्ट कैन बी एनालिटेड। कास्ट सोशो साइकोलॉजिकल है, बहुत सारे प्रयत्न करना पड़ेंगे। महापुरुषों ने जो टूल्स दिए उनका वापर करना, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, विद्या बिना मति के लिए, ये बहुत सशक्त टूल है, बहुत सशक्त टूल है, ताकतवर टूल है, इनका वापर करने। एजुकेट, लर्न, टीच थिंकिंग, एजिटेट, लर्न, टीच पॉसिबिलिटी, ऑर्गेनाइज, लर्न, टीच क्रिएटिविटी। आप 21वीं शताब्दी में केवल इन 3 सूत्रों से ही आप बहुत अच्छे थिंकर बन सकते हैं। और मैं महिलाओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ट्राई टू इनकलकेट इन योरसेल्फ, जो आपको कहने की हिम्मत कह सके कि आई एम ए थिंकर। आप लोगों को मैं एक अपील कर रहा हूं, आप अपने अंदर एक इंस्टिंक्ट को डेवलप कीजिए कि आई एम ए थिंकर। कोई जन्म से थिंकर नहीं होता है। आप समाज की समस्याओं को समझकर समझाने वाले बने, रास्ता देने वाले, नए नए सुझाव देने वाले बने, नए नए रास्ते ढूंढ कर निकालें, यही तो थिंकर का काम होता है। आप सोच विचार करने वाली बन रहे हैं तो इसका मतलब आप थिंकिंग की तरफ बढ़ रही हो। यू मस्ट बिकम गुड थिंकर। तो एक चीज, अगर थिंकर बनते हैं तो विक्टिम की ताकत का अंदाजा लग जाता है, क्योंकि हमें, जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, ब्राह्मण, बनिया, जमींदार, इनके बेनिफिट में हम कास्ट का उपयोग नहीं। बेनिफिशियरी सिस्टम यानी 15% के लोगों में हम कास्ट का उपयोग नहीं, चाहे वो वोटिंग के माध्यम से हमारा उपयोग करते हैं, आर्थिक ढांचे में हमारा शोषण करते हो, हम उन्हें बेनिफिट का माध्यम नहीं बनने, कल्चर के माध्यम हो, एजुकेशन के माध्यम हो, वो बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम बने हैं, हम उन्हें बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम नहीं बनते। कल्चरल के बारे में अक्सर बोला जाता है, बहुत अच्छा डिस्कस किया कि भाई ब्राह्मणों को अपने अंदर के संस्कारों से वंचित कर दीजिए, इट इज योर राइट। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के संस्कारों से आपने ब्राह्मण को हटा दिया, देखिए कितनी बड़ी क्रांति हुई। अशोक ने तो यही किया था, सबसे बड़ा उसने राज घराने में भी वो महिलाओं के संस्कार करने के लिए, ब्राह्मण पूजा पाठ कराने के लिए आते रहते थे। अशोक को मालूम पड़ा कि यहाँ से ये लोग हमारी क्रांति प्रतिक्रांति कर डालते थे, उन्होंने घर के अंदर भी, महलों में भी आने से ब्राह्मण को मना कर दिया। बहुत बड़ा अस्त्र था ये। और ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कोलंबा में जाके बताई कि, और इस वजह से ब्राह्मण उनसे बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि राज घराने जो राजा अगर दान नहीं देगा, वो महिलाओं से 10 गुना दान लेके आ जाते थे और उनसे सीक्रेट भी मालूम पड़ जाता था। राजा की कमजोरियां रानी से मालूम पड़ जाती थी, संस्कार कराने जाते थे तो उनका दुखड़ा क्या है, ऐसा है वैसा है, और वो कमजोरी समझकर राज सत्ता में बदल डालते थे। सत्ता में डायरेक्ट ना होते भी राज सत्ता में पूरा का पूरा प्रभाव रखते थे, इन्फ्लुएंस रखते थे। तो हमें बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम को बेनिफिट देने से रोकना है। सादा सादा स्टार्ट, वोटिंग पावर में हो, इकोनॉमिक पावर में हो, एग्रीकल्चर पावर में हो, सोशल पावर में हो, हेल्थ के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में, किसी भी क्षेत्र में जहां जहां हम देखें कि इससे ब्राह्मण को बेनिफिट मिलता है, या सेठ जी, भट जी, लाट जी, ब्राह्मण बनिया जमींदार को लाभ मिलता है, उसको वहां पर रोकना। आप रोक ले गए यानी कास्ट को हैंडलिंग कर ले गए। हैंडलिंग करने का क्या मतलब, एक कास्ट का दूसरी जात का अगर तेली और नाभी अगर अपने संस्कारों से ब्राह्मण को वंचित करा ले जाए, यादव और कुर्मी अपने संस्कारों से ब्राह्मण को वंचित कर दें, हम अपने संस्कार अपने आप कर लीजिए, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में क्रांति आई। इस देश की 10 जातियां ठहरा ली, शेतकरी जातियां ठहरा ली, हुनर वाली जातियां, स्किल, ज्वार, बढ़ई, माली, इस तरह की जातियां ठहरा लें क्या, हमें अपने संस्कारों से ब्राह्मण को नहीं। बहुत बड़ी क्रांति होगी। यही तो है अंधविश्वासों, पाखंडों की ताकत है, उसी का। और इसीलिए हमने कोचिंग और ट्रेनिंग का रास्ता दिया। वो बातें आपको समझ में बहुत कम आती, हिचक लगती। मैंने देखा बहुत सारे, कई बार, और मुझसे हमारे और भी आपसे पहले भी जो सीनियर ट्रेनर है, वो नेगेटिव नोशनल चेंज और पॉजिटिव नोशनल चेंज, इसको समझने में दिक्कत है। नेगेटिव नोशनल चेंज जिससे जाति का फायदा, जाति वालों को फायदा होता है, यानी मनुवाद को फायदा होता है,
वो हमें नहीं होने देना, यानी नेगेटिव सोशनल चेंज। नेगेटिव सोशनल चेंज क्या है? हमें मनुवाद को फायदा ना पहुंचाने वाला काम करना, मतलब नेगेटिव चेंज करना अपने अंदर। यानी हम अंधविश्वासों को, पाखंडों को, रीति रिवाजों को, ब्राह्मण के डोमिनेशन को अपने जीवन से निकालेंगे। ये नेगेटिव अपने अंदर से कुछ कम करना है ना, इसलिए नेगेटिव चेंज कर रहे हैं। हमारे अंदर जो जात घुसी है उसके अंदर की सिम्टम्स को हम धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इसे नोशनल, नेगेटिव नोशनल चेंज कहते हैं। और दूसरा पॉजिटिव नोशनल चेंज, जो हमारे अंदर है नहीं है, रेशनल थिंकिंग नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। ये चीज अगर हम अपने अंदर लाते हैं तो पॉजिटिव नोशनल चेंज होता है। इससे जात अपने आप भागती है। बी आर अम्बेडकर के अंदर से जात कैसे नष्ट हुई? मैंने अपने अंदर से नेगेटिव नोशनल चेंज किए और मैंने अपने अंदर से फिर पॉजिटिव नोशनल चेंज को डेवलप किया, विकसित हो गया। आज मैं आप लोगों को समझाने वाला बन गया। घनश्याम जी इसी फॉर्मूले के आधार पर आप सब लोगों को दिशा देने वाले बने। और बाबा साहब ने तो 1916 में ही कास्ट इन इंडिया नाम का ग्रंथ लिखकर अपने अंदर की कास्ट को खत्म कर लिया था। नेगेटिव नोशनल चेंज भी उसने कर लिए थे और पॉजिटिव नोशनल चेंज भी कर लिए। इसीलिए बाबा साहब कास्ट के आधार पर लड़ाई लड़ने में मजबूत हुए। इसी आधार पर बी आर अम्बेडकर भी लड़ाई लड़ने में सशक्त हो रहा है। आप लोग सशक्त हो रहे हो। आप देखोगे आपकी बात पर वजन कितना में पड़ता है। दूसरे से बातचीत करके देखिए, 10 महिलाओं के बीच में आप बैठ के चर्चा कीजिए, आप डोमिनेंट महिला बनेंगे। 10 महिलाओं के बीच में चर्चा तो कीजिए सादा तौर से। तो इस तरह देखिए, मैंने आपको संक्षेप में 5 के सब्जेक्ट मैंने ब्रीफ किए। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए, क्योंकि एक कास्ट को अगर नहीं समझे तो आप दूसरे ऊपर ऊपर की चीज समझोगे, थिंकिंग स्किल के टूल समझोगे। पर टूल्स का इस नोशनल चेंज को ध्यान में रखें, नेगेटिव नोशनल चेंज और पॉजिटिव नोशनल चेंज में थिंकिंग टूल्स का कैसे वापर करना है, ये आना चाहिए हमको। हम बहुत अच्छी तरीके से इस बात को कर सकते हैं। समय मैंने 2 मिनट और ज्यादा ले लिए, मुझे क्या बात को आपको समझाना बहुत जरूरी था। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो 1 आध मिनट में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं।